नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ चुके हैं। दोनों राज्यों में नई सरकारें बनने का प्रोसेस भी लगभग शुरू हो चुका है। बात अगर महाराष्ट्र की करूं तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बहुमत मिला है, लेकिन यही बहुमत, यही आंकड़ा, यही नतीजा महाविकास अघाड़ी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने उसी दिन, जिस दिन नतीजे आए, 23 नवंबर को ही ये कह दिया कि इन नतीजों पर विश्वास नहीं है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और अब कांग्रेस पार्टी ने, महाराष्ट्र की कांग्रेस यूनिट ने, उसके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक निर्देश दिया है अपने सभी कार्यकर्ताओं को। जाहिर तौर पर महायुति के सभी 238 सीटों के जो प्रत्याशी थे, जो चुनाव हारे, कि वो सभी वीवीपैट के लिए अब अपील करेंगे कि वीवीपैट के जरिए जो वोटों की हकीकत को जानने की कोशिश है। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में और आखिर इतने ज्यादा सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं नतीजों पर? क्या वाकई नतीजों के पीछे किसी तरीके का हेर फेर है? क्योंकि तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा खेल किया गया है। ये तमाम आरोप सामने आ रहे हैं और इन बातों को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सच क्या है और ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। तो इसी को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर राव सर जुड़ चुके हैं। बड़ी बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर है और देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, तो उनसे समझेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको भी और दर्शकों को भी। सर, मैं सीधे सीधे इस सवाल पर आना चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से या पूरे महाविकास अघाड़ी के अलायंस की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि ये नतीजे जो हैं ये डाउटफुल है, क्योंकि जो माहौल था चुनाव के दरमियान और ऐसी कोई लहर नहीं थी महाराष्ट्र में महायुति की, तो ये नतीजे जो हैं डाउटफुल हैं। सवाल ये है सर कि आखिर इन नतीजों पर इतना ज्यादा संशय, इतना ज्यादा भ्रम, इतना डाउट क्यों किया जा रहा है? देखिए चंद्रकांत जी, ये महाराष्ट्र की बात नहीं है। पहले ये हरियाणा में भी यही माहौल दिखा हमें दिखा कि 60-65 के पास जाएगी कांग्रेस की फिगर, वो सिमट कर रह गई 37 पर, 37 पर रुक गई। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि उत्तर भारतीय लोगों को ज्यादातर इस पे शक हुआ कि ईवीएम पे शक होने लगा। लेकिन आंध्र प्रदेश की जब हम बात करें, आंध्र प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है 175 सीटों का, वहां का लोकल पार्टी वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पार्टी को 110 का आंकड़ा हर एक बता रहा, 100 के ऊपर ही बता रहा था, वो आके 11 पर सिमट गए। तो इससे क्या हुआ कि हाँ, हमारे को आंध्र प्रदेश वालों को ईवीएम पर डाउट जून से शुरू होने लगा। हम स्टडी करने लगे। जैसे जैसे चुनाव हुए, उसके बाद में जो भी हरियाणा का चुनाव हुआ, तो हमें पूरा एक बारीकी से देखने को मिला कि जरूर इसमें गड़बड़ हो रहा है। अब एक याचिका दायर हुई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो उसमें सुनने के बाद में जस्टिस संजीव खन्ना, जो आपके चीफ जस्टिस है, तब उस बेंच के हेड थे, और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये आदेश दिए कि अगर किसी को ईवीएम पर शंका है तो चुनाव परिणाम घोषणा होने के बाद में जो भी और दूसरा और तीसरा उम्मीदवार है, मतलब वोटों की गिनती के बाद में जो सेकंड और थर्ड पोजीशन में है, वो चाहे तो अपने चुनाव क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट की जांच करवा सकता है। और उन्होंने ये कहा कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो चुनाव आयोग बनाएगी, और उसका जो फीस जो वसूलना है, रकम जो वसूल करना है वेरिफिकेशन के लिए, वो भी उन्होंने चुनाव आयोग को पर छोड़ दिया कि कितना वसूल किया जाए। तो चुनाव आयोग ऐसा एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर लेके आया। जब आंध्र प्रदेश में एक उम्मीदवार है बालीनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने, उन्होंने वीवीपैट की जांच की, जब उन्होंने पैसा भरा 12 चुनाव पोलिंग स्टेशन के लिए, तो चुनाव आयोग का इंजीनियर आके कहता है कि चुनाव वाले दिन जो वीवीपैट उस डिब्बे में पाए गए, हम उनकी गिनती नहीं करेंगे, हम एक दोबारा मॉक पोलिंग करवाएंगे उसी मशीन और वही मशीनों से जिसको आपको डाउट है, संशय है, उन्हीं मशीनों से एक मॉक पोलिंग करवाएंगे। आप एक 500 या 800 वोटरों को लेके आइए, उनसे हम वोटिंग करवाएंगे। अगर उस मॉक पोलिंग में गड़बड़ी पाई जाती है तो हम मानते हैं कि ईवीएम गड़बड़ी है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई तो हम मानेंगे कि ईवीएम स्वच्छ है। तब उम्मीदवार ने जब डाउट रेज किया कि आप सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं कर रहे, उनका आदेश कुछ और है,
तो चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहाँ लिखा है कि वीवीपैट गिन के आपको तय करना है कि ईवीएम सही है नहीं। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जैसे उस उम्मीदवार ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, 10 दिन के भीतर भीतर न जाने साम दान भेद दंड क्या किसका उपयोग किया, वो शख्स आके एनडीए में शामिल हो गया। तो जनसेना पार्टी है पवन कल्याण का, उस पार्टी में शामिल हो गया। मतलब जो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की बात कह रहा था, वो अचानक से जाके एनडीए में शामिल हो गया और अब वो कहता है कि ईवीएम सब ठीक है। तो अभी चुनाव आयोग का जो दलील है वो कहता है कि हम चुनाव वाले जो दिन जो वीवीपैट डिब्बे में पाए गए उन्हें हम नहीं गिनेंगे, दोबारा एक मॉक पोलिंग करवाएंगे। वो मॉक पोलिंग में जो भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो हम उसको मानेंगे कि गड़बड़ी है। एक और बात, ये मॉक पोलिंग में भी चुनाव उम्मीदवारों के नाम, मतलब जो जो चुनाव में हिस्सा लिए, आप चंद्रकांत जी, राजशेखर जी, मान लीजिए हम दोनों ने हिस्सा लिया, आप सीरियल नंबर 1 पर है, आपका कमल का बटन है, मेरा सीरियल नंबर 2 है, मेरा साइकिल का है, तो हमारे नाम और उस चुनाव चिन्ह नहीं रहेंगे। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, वो जो अल्फाबेट्स है उसके लैटिन के अल्फाबेट्स है, वो अल्फाबेट से जो है वो चुनाव करवाने की पेशकश कर रहे हैं। उनको क्या घबराहट है? बात यहां उठती है कि चुनाव आयोग को चुनाव वाले दिन में वीवीपैट गिनने में क्या घबराहट हो रही है। दूसरी बात, अगर आप मॉक पोलिंग कर रहे हैं तो मॉक पोलिंग में जो उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लिए उनका नाम और उनका चुनाव चिन्ह क्यों इस्तेमाल नहीं कर, ये सबसे बड़ा डाउट है। तीसरी बात, अक्टूबर 8 को हरियाणा का रिजल्ट आया। अक्टूबर 8 को हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद में 7 दिन के अंदर वीवीपैट की जांच के लिए दरख्वास्त करना होता है। तो जैसे मैंने अभी महाराष्ट्र के नेताओं से बात करके एक सर्कुलर जारी करवाया, मैं तब हरियाणा के नेताओं से बात कर रहा हूँ कि एक सर्कुलर की मांग की, तो 14 अक्टूबर को उन्होंने सर्कुलर दिया कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा भरना है वीवीपैट की जांच के लिए। 7 दिन मतलब 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर होता है। 15 अक्टूबर को जब कुछ उम्मीदवारों ने जाके ईसीआई को इलेक्शन कमीशन के पास पैसा भरने की मांग की, तो पता है इलेक्शन कमीशन क्या कहा? 7 दिन तो 14 तारीख को खत्म है, आज तो 15 तारीख है, अब लेट आए। वो 8 तारीख भी गिन रहा है। 8 तारीख शाम तक आप चुनाव परिणाम घोषित नहीं करते तो 8 तारीख को भी गिन के कह रहा है कि 7 दिन खत्म हो गए। मतलब चुनाव आयोग की घबराहट हमें नजर आ रही है। तो मैंने ये सुझाव दिया, कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के उनके घटक दलों को किया, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ने सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया, वो चुनाव आयोग ने अपने मन मुताबिक बनाया ताकि धांधली करने वालों को वो उपयोग हो सके। क्योंकि चुनाव वाले दिन वीवीपैट आप नहीं गिनने के आश्वासन अगर धांधली करने वालों को देते हैं तो खुलेआम धांधली करेगा। वो वीवीपैट अगर आप नहीं गिनने दिन आप धांधली करने वालों को ये बताएंगे कि हम चुनाव वाले दिन के वीवीपैट नहीं गिनेंगे, हम दोबारा मॉक पोलिंग करके वो वीवीपैट गिनेंगे, तो खुलेआम धांधली करेगा, क्योंकि वो पकड़े नहीं जाने का उसका पूरा आश्वासन मिल जाएगा जी। जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये आदेश नहीं दिया कि वीवीपैट गिनकर ईवीएम की स्वच्छता तय करना है, तो मॉक पोलिंग में वीवीपैट क्यों गिन रहा है? जब चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम की स्वच्छता ये करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमें वीवीपैट गिनना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो मॉक पोलिंग में आप वीवीपैट क्यों गिन रहे हैं? तो इसमें पूरा चुनाव आयोग का दोगलापन जो है वो बाहर आ जाए है। तो एक 7-8 पॉइंट का हमने एक सुझाव दिया है कांग्रेस पार्टी को और एमवीए घटक दलों को। उन्होंने हमें ये कहा कि आप पैसा तो भरिए, अगर पैसा नहीं भरेंगे जांच के लिए तो चुनाव आयोग कल को क्या कहेगा? हमने तो आपको 7 दिन का मौका दिया जांच के लिए, पैसा भरने के लिए, आप जांच के लिए आगे नहीं आए। आप कैसे, किस हालत, किस आधार पर आप ईवीएम पर शक कर रहे हैं करके पूछेगा। तो जरूरी है कि 7 दिन के अंदर अंदर हर एक उम्मीदवार को, महाराष्ट्र और मैं अखिलेश यादव जी से भी आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि उनके जो 7 पोलिंग स्टेशन है उनके भी हो सके तो वीवीपैट की जांच के लिए अप्लाई कर ले, ताकि वो भी इनके साथ जुड़ सके। वो अप्लाई करने के बाद में उनको ये पूछना है कि हम चुनाव वाले दिन के वीवीपैट गिनती करके जांच करनी है। पहली बात तो वो है।
दूसरी बात है मॉक पोलिंग, एक पोलिंग स्टेशन का मॉक पोलिंग भी कराएंगे। मॉक पोलिंग उन चुनाव चिन्हों के साथ, उन चुनाव उम्मीदवारों के नामों के साथ किया जाएगा जो चुनाव में एक्चुअली हिस्सा लिए। तीसरी बात, वीवीपैट का जो डिब्बा होता है क्यों ऐसा नहीं दिखता है हमें, खाली पर्ची दिखती है और डब्बे में गिर जाती है। लेकिन ये जो मॉक पोलिंग जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन है, एक जांच है। उसको तय करने के लिए उसका नीचे का जो हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट रखना है, पारदर्शी रखना है, ताकि जो भी उसमें स्लिप गिर रहा है वो किस कौन से उम्मीदवार को गिर रहा है ये भी जांच के दौरान देख सके। सो ये सारी मांग लेकर एक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के सामने रखा। कांग्रेस पार्टी ने उसको हाँ करा और अपने सारे उम्मीदवारों को निर्देश दिया, जो भी हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको निर्देश दिया कि आपको तुरंत वीवीपैट की जांच के लिए अप्लाई करना है। साथ ही साथ एनसीपी के भी लीगल एडवाइजर जो है मुझसे बात कर चुके हैं, वो भी सारे हारे हुए उम्मीदवारों को एनसीपी के जांच के लिए आगे आने के लिए आदेश दे दिए हैं, मौखिक आदेश दिए हैं। लिखित आदेश शायद आज या कल में आ जाएगा। और बाला साहेब जी का शिवसेना गुट जो है वो कल एक बैठक कर रही है अपने उम्मीदवारों के साथ, उसमें शायद वो आदेश दे देंगे कि सभी उम्मीदवार अपने हारे हुए चुनाव क्षेत्र में वीवीपैट की जांच के लिए दरख्वास्त करना है। ये होने के बाद अगर चुनाव आयोग कुछ आगे गड़बड़ करता है, उसका भी हमें रणनीति तैयार कर रखी है। आगे अगर चुनाव आयोग नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर मनमानी करता है, तो जिन पोलिंग स्टेशनों पर ये जांच की मांग की गई है, वह उस पोलिंग स्टेशन का उम्मीदवार जो है अपने वोटरों को साथ में लेके आएगा, साथ में एक एफिडेविट लेके आएगा, जो नोटरी, वह एक नोटरी को भी साथ में लेके आएंगे। जहां जहां ये जांच हो रही है वहां एक एफिडेविट बनाएंगे। हर एक उम्मीदवार अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ ये एफिडेविट देगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, इतने लोग हमने कांग्रेस को वोट दिया है, यहाँ गिने तो इतने कम आ रहे हैं करके पूरा मीडिया के सामने एक प्रदर्शन होगा, हेड काउंट होगा कि इतने लोगों ने चुनाव में भाग लिए। वो अपना उंगली भी दिखाएंगे, शाही का निशान भी दिखाएंगे, वोटर आईडी दिखाएंगे कि वो उसी पोलिंग स्टेशन के वोटर है, और वो एक एफिडेविट में लिख के देंगे कि हम इस पोलिंग स्टेशन पे हमने 20 नवंबर को कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, या शिवसेना उद्धव ठाकरे को दिया, या एनसीपी पवार साहब को वोट दिया, लेकिन हमारे वोट यहाँ नजर नहीं आ रहे। वो पूरे जितने भी वोटर है वो एक एफिडेविट देके एक दर्शाएंगे, मीडिया के सामने दर्शाएंगे कि ईवीएम से चुनाव आयोग के दोगलापन करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की धांधली कर रही है। ईवीएम में धांधली करना छोटा मोटा जुर्म नहीं है, कोई डकैती या कोई हत्या, नहीं तो कोई रेप, इतना वो भी संगीन मामले हैं। लेकिन ये ईवीएम धांधली मतलब जनता के आदेश के बगैर आप सत्ता हथिया रहे हैं, ये देशद्रोह का कानून है, मामला है। ये जो है आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, चुनाव तंत्र की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, राजीव कुमार के ऊपर, और जो भी धांधली कर रहे हैं जिनको भी फायदा पहुंचा उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। राव साहब मेरा अगला सवाल ये है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए आपने जो पूरी प्रक्रिया बताई ये बिल्कुल तरीका है, लेकिन पहला सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग उन वीवीपैट्स की गिनती क्यों नहीं कराना चाहता जो वोटिंग के दिन के जो असली वोट्स है, पहली बात तो उनकी गिनती कराई जानी चाहिए, और मॉक पोलिंग जैसी बात तो सेकेंडरी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी बड़ा प्रोसेस है। तो क्या जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो चुनाव हार गए हैं, एक तो उनके हौसले वैसे भी पस्त हो चुके हैं, वो चुनाव हार चुके हैं, दूसरा ये लड़ाई बहुत लंबी है, तो क्या विपक्ष में आपको वो ताकत, वो हिम्मत नजर आती है, वो स्ट्रेंथ नजर आती है, वो विल पावर नजर आता है कि वो इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ पाएगा? जरूर, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। पहली बात क्या है कि वीवीपैट क्यों नहीं गिनना, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट चुनाव आयोग क्यों नहीं गिनना चाहता। ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें जो भी वोट संक्षिप्त हो गए, स्टोर हो गए हैं, उसमें अदला बदली किया जा सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन वीवीपैट जो है वो एक हार्ड कॉपी है, पेपर है, उसके ऊपर एक बार जो प्रिंट हो गई और डिब्बे में गिर गई उसको बदला नहीं जा सकता।
मतलब आपने हेरा फेरी करके ईवीएम में आंकड़े तो बदल लिए, लेकिन वीवीपैट आप नहीं बदल सकते। तो चुनाव आयोग इसीलिए वो उसके मेल करके उसको टैली नहीं करना चाहता, क्योंकि वीवीपैट की गिनती हो गई तो ईवीएम के आंकड़ों से वो मैच नहीं करेंगे। इसी डर से चुनाव आयोग, मैं इसीलिए कहता हूं राजीव कुमार जो है इस चुनाव धांधली में को कॉन्स्पिरेटर है, भागीदारी है इस धांधली में उनका। अगर हिम्मत हो तो राजीव कुमार मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोक दे, मैं फेस करने के लिए रेडी हूं। चुनाव आयोग वीवीपैट, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट नहीं गिनने का मतलब है राजीव कुमार को कॉन्स्पिरेटर है ईवीएम धांधली का। दूसरी बात, आप मॉक पोलिंग कर रहे हैं, मॉक पोलिंग में भी उम्मीदवार के नाम नहीं है, उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और तीसरी बात, चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको अप्लाई करने के लिए 45 दिन का समय होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत, लेकिन वीवीपैट की जांच के लिए आपने मात्र 7 दिन का समय दिया है। मतलब जब वो शौक से उम्मीदवार उभरना है, हर एक पोलिंग स्टेशन का डाटा मंगा के चेक करके मेरे को कहाँ घाटा हुआ, क्यों हुआ, वो समझने में 7 दिन लग जाएंगे। 200-300 पोलिंग स्टेशन रहते हैं एक उम्मीदवार के पास, तो हर एक चीज उसका, चुनाव लड़ने के लिए आपको 10,000 का फीस है, एक पोलिंग स्टेशन के जांच के लिए 47,000 रुपए, 200 रुपया आपने मुकर्रर किया जांच के लिए। इतना बड़ा रकम अगर इसको आप कैलकुलेट करके पूरे चुनाव क्षेत्र के लिए लेके जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया बनता है, लोकसभा के लिए 8 से 10 करोड़ रुपया बनता है। इतना भारी रकम आपने क्यों तय किया? ताकि जो उम्मीदवार भयभीत होके अरे भाई इतना पैसा क्यों बर्बाद करके पीछे हट जाए। आपका दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इतना हौसला है? देखिए साहब, ये 7 दिन के अंदर, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर पूरे 239 जो भी विधानसभा क्षेत्र है वो उम्मीदवार पैसा भर देंगे। वो पैसा भरने के बाद में चैलेंज करेंगे चुनाव आयोग को कि आप आ जाए, हमने पैसा भर दिया, आप तुरंत आए, हम वोटरों के साथ, जो वोटर हमने वोट दिया उनके साथ वो वेरिफिकेशन सेंटर के सामने बैठे हैं। अगर आप शराफत से पेश आए, हम जैसा चाहे आप वैसा जांच करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप गड़बड़ी करने की कोई कोशिश की तो हम परेड करवाएंगे हमारे वोटरों को, जो हमारे पार्टी के लिए वोट किया है, उनका एक एफिडेविट हम जमा कराएंगे मीडिया के सामने और उनका परेड हेड काउंट होगा। देखिए हमारे पोलिंग स्टेशन में 1000 वोट है, लेकिन पोलिंग हुआ, मतदान हुआ 60%, मतलब 60 लोग, 600 लोग पोलिंग किए हैं। हमारे उम्मीदवार के वोटर्स कहते हैं कि हमें 400 लोगों ने हमारे वोट दिया, ये 400 लोग ये है, इनका वोटर आईडी है, इनका एफिडेविट है, लेकिन हमारे 200 वोट ही दिख रहे हैं डिब्बे में। तो ये जो प्रदर्शन है, ये प्रणाली है। इसके अलावा काफी और रणनीतियां हैं देश भर में। इस आंदोलन को जनार्दन बनाने के लिए भी रणनीतियां हैं। इस बार महाराष्ट्र में तो हम नहीं चुकेंगे। एक और बात कहता हूं, महाराष्ट्र हरियाणा में अगर चुनाव पलटा, हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर चुनाव पलटा, आप लिख कर ले लीजिए कि लोग सड़कों पे उतरेंगे और लोकसभा चुनाव की भी दोबारा कराने की मांग करेंगे बैलेट पेपर से। मतलब बहुत कुछ अहम हो सकता है अगर ये लड़ाई सही से लड़ी जाए, अगर ढंग से लड़ी जाए, शिद्दत से लड़ी जाए तो जीत सकते हैं। शिद्दत से अगर लड़ी जाए तो जरूर जीत सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि अगर पूरे विल पावर के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ और पूरी रणनीति के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए तो इसके नतीजे देश की सियासत में भूचाल लाने वाले भी हो सकते हैं, देश के बड़े बड़े सियासी लोगों को हिलाने वाले भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमको दिया और इस बेहद जरूरी मुद्दे पर आपने आंकड़ों के जरिए और तथ्यों के जरिए जो बात बताई वो हमारे दर्शकों के लिए भी समझनी बेहद जरूरी थी। बहुत शुक्रिया आपका उल्टा चश्मा के साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।